उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लेकिन सेठ अकमल तो 4 रोज से मुल्क से बाहर है, उसने तुम्हें कब काम दिया है? टाइगर ने कहा। सेठ अकमल यही हैं, तुम इस बात को छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। क्या कहते हो? ये सुन लो कि चूंकि तुम बदमाश और हमारी लाइन के आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूँ, वरना अब तक तुम इबरतनाक अंजाम से 4 हो चुके होते। शराफत खान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि सेठ अकमल इस वक्त कहाँ है? टाइगर ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा, नहीं, मुझे मालूम नहीं है। शराफत खान ने जवाब दिया, तो फिर तुम मेरे बारे में उसे रिपोर्ट कैसे दोगे? टाइगर ने कहा, वो खुद फोन करके मालूम करेगा। और सुनो, अब मजीद बातें नहीं होंगी, मेरी बात का जवाब दो। शराफत खान ने कहा, इन 4 आदमियों को भी तुमने इसी तरह जकड़ना है या हलाक करना है? टाइगर ने कहा, इनसे हमने पूछना है कि इनके पीछे कौन सी शख्सियत है। शराफत खान ने जवाब दिया, ये बात मैं बता देता हूँ। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अलबत्ता इसका हाथ रस्सी की गांठ पर जमा हुआ था, वो एक झटके से गांठ खोल सकता था और रस्सियां जिस अंदाज में बनी हुई थी वो खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर जाती, क्योंकि लोहे की तारों की वजह से वो आम रस्सियों से कहीं ज्यादा वजनी थी। चलो तुम बता दो। शराफत खान ने कहा, वो शायद इसलिए मुतमईन था कि इन रस्सियों से टाइगर किसी सूरत भी आज़ाद ना हो सकता था। इसका नाम जॉनसन है, जॉनसन क्लब का मालिक। टाइगर ने जवाब दिया, ठीक है, अब तुम इन 4 के बारे में बताओ, हम इनसे भी कन्फर्म करेंगे। शराफत खान ने कहा, वो दौलत आबाद में रहते हैं, स्पारो क्लब में। टाइगर ने जवाब दिया, और जाबर खान? शराफत खान ने अचानक गर्दन मोड़कर इस दुबले पतले आदमी से मुखातिब होकर कहा, जी सरदार। जाबर खान ने आगे बढ़कर कहा, खंजर से इसकी एक आंख निकाल दो, ये झूठ बोल रहा है। शराफत खान ने कहा, हुक्म की तामील होगी सरदार। जाबर खान ने कहा, और फिर जेब से एक तेजदार खंजर निकालकर वो तेजी से टाइगर की तरफ बढ़ा। इसका अंदाज वाकई ही जारहाना था और टाइगर को इसका चेहरा और अंदाज देखकर यही फौरन एहसास हुआ था, अब अगर उसने देर की तो उसकी एक आंख वाकई ही ज़ाया हो जाएगी। मत फायर करो, टाइगर ने उनके हुक्म में देखते हुए चीख कर कहा, तो इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक जाबर खान और उसका साथी दोनों उछल पड़े और तेजी से मुड़े। शराफत खान ने भी तेजी से गर्दन मोड़ी। टाइगर के लिए इतना वक्फा काफी था। उसने एक जोरदार झटके से गांठ खोली और पूरी रस्सी एक धमाके से नीचे गिरी। उसके साथ ही टाइगर उछलकर खड़ा हो गया। जाबर खान ने बिजली की सी तेजी से हाथ में मौजूद खंजर उसके सीने पर मार दिया, लेकिन टाइगर इस रद्द अमल के लिए पहले ही तैयार था, इसलिए उसने उसका जिस्म बिजली की सी तेजी से साइड पर हुआ और उसके साथ ही उसने खंजर को थपकी देकर हवा में उछाल दिया। दूसरे लम्बे खंजर उसके हाथ में मौजूद था। ये सब कुछ इस कदर तेज रफ्तारी से हुआ कि शराफत खान, जाबर और तीसरा आदमी हैरत से पलकें झपकते रह गए। और फिर इससे पहले कि वो संभलते, टाइगर का हाथ घूमा और जाबर के हलक से इंतहाई कर्बनाक चीख निकली और वो उछलकर शराफत खान पर पुश्त के बल जा गिरा। टाइगर के हाथ से निकला हुआ खंजर दस्ते तक उनके दिल में उतरता चला गया। शराफत खान के हलक से भी चीख निकली, लेकिन टाइगर इस दौरान तीसरे आदमी पर छलांग लगा चुका था, जो अब तेजी से मशीन गन कांधे से उतार रहा था। और चंद लम्हों बाद ही वो आदमी चीखता हुआ उछलकर अकबी दीवार से जा टकराया, जबकि मशीन गन अब टाइगर के हाथ में थी। इसके साथ ही रिट रिट की आवाज़ों के साथ ही तीसरा आदमी, जो नीचे गिरकर तेजी से उठने की कोशिश कर रहा था, चीखता हुआ दोबारा नीचे जा गिरा, जबकि टाइगर ने बिजली की सी तेजी से मशीन गन का रुख शराफत खान की तरफ मोड़ा, जो जाबर खान को एक तरफ उछालकर अब उठ खड़ा हुआ था। हाथ ऊपर उठा लो शराफत खान, वरना हशर कर दूंगा, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। तो शराफत खान ने भी इख्तियार दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। दीवार की तरफ मुंह करके आगे बढ़ो, टाइगर ने कहा। तो शराफत खान वाकई ही शराफत से इस दीवार की तरफ मुंह कर लिया और उसने अभी कदम बढ़ाया ही था कि टाइगर ने मशीन गन को उछालकर उसे नाल से पकड़ा और दूसरे लम्हे मशीन गन का दस्ता शराफत खान के सर पर इस कदर कुव्वत से पड़ा कि शराफत खान चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरते ही उसके उठने की कोशिश की ही थी कि टाइगर ने दूसरा वार कर दिया और इस बार शराफत खान झटका खाकर गिरा और साकित हो गया। टाइगर तेजी से दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे असल फिक्र ये थी कि उसे ये मालूम ना था कि बाहर कितने आदमी मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इस पूरी इमारत का जायजा ले चुका था। वहाँ और कोई आदमी ना था, अलबत्ता बाहर सहन में 2 कारें मौजूद थी और ये इमारत शहर से बाहर खुले इलाके में थी। उसके गिर्द खेत फैले हुए थे, लेकिन ये इमारत ज़रई फार्म के अंदाज में ना बनी हुई थी।
बल्कि यूं लगता था जैसे किसी ने यहाँ रहने के लिए उसे बनवाया हो लेकिन फिर छोड़ कर चला गया हो। फाटक अंदर से बंद था और इमारत के बाकी तमाम कमरे खाली पड़े थे। सिर्फ एक कमरे में चंद कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी। टाइगर मुतमईन अंदाज में वापस इस कमरे में आया जहां जाबिर खान और तीसरी आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जबकि शराफत खान वैसे ही औंधे मुंह पड़ा हुआ था। टाइगर ने मशीन गन एक तरफ रखी और फिर झुककर इसने शराफत खान को उठाया और उसे लाकर उसी कुर्सी पर डाल दिया जिस पर पहले वो खुद बैठा था। फिर फर्श पर पड़ी हुई रस्सी उसने उठाई और उसे शराफत खान को अच्छी तरह बांध दिया और फिर वो पीछे हटा और उसने शराफत खान के चेहरे पर यके बाद दीगरे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चौथे थप्पड़ पर शराफत खान करहाता हुआ होश में आ गया तो टाइगर मुड़ा और उसने फर्श पर पड़ी हुई जाबिर की लाश के सीने से खंजर बाहर खींचा और मुड़कर शराफत खान के सामने खड़ा हो गया, जो कुर्सी से उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब बोलो, कहाँ है तुम्हारा अड्डा? कितने आदमी हैं तुम्हारे ग्रुप में? टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने इंतहाई बेरहमाना अंदाज में खंजर की नोक उसकी एक आंख का डेला बाहर उछाल दिया। शराफत खान की चीखों से कमरा गूंज उठा और वो इंतहाई करबनाक अंदाज में दाएं बाएं सर मारने लगा। बोलो वरना दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। तो शराफत खान इस तरह तेजी से बोलने लगा जैसे टेप रिकॉर्डर चल रहा था और टाइगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया क्योंकि उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। शराफत खान ट्रक अड्डे का मालिक था और उसने 10 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया हुआ था जो पेशावर कातिल थे और उनका ताल्लुक बहादुरिस्तान से था। तुम मुझे कैसे जानते हो? टाइगर ने पूछा। मैं जॉनसन क्लब में जाता रहता हूँ, तुम्हें कई बार मैंने वहाँ जॉनसन के साथ देखा है और जॉनसन ने मुझे बताया था कि तुम बदमाश हो लेकिन ऊंचे हाथ मारते हो। शराफत खान ने जवाब दिया। तुम्हारे आदमी कैसे मेरे पीछे जॉनसन क्लब पहुँच गए? टाइगर ने पूछा। मेरे आदमी जॉनसन क्लब से बाहर निकले ही थे कि तुम्हारी कार उन्होंने क्लब के अंदर मुड़ती हुई देखी तो वो तुम्हारे पीछे मुड़ गए और फिर तुम्हें अगवा करके यहाँ ले आए ताकि तुम इत्मीनान से तुम्हारे से पूछ कुछ कर सकें। ये जगह हमने खसूसी तौर पर पूछ कुछ के लिए रखी है, शराफत खान ने जवाब दिया। अब बताओ कि सेठ अकमल कहाँ है इस वक्त? टाइगर ने कहा। मुझे नहीं मालूम, शराफत खान ने जवाब दिया। तो टाइगर का खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और कमरा एक बार फिर शराफत खान की चीखों से गूंज उठा। उसका दायां कान जड़ से कटकर नीचे जा गिरा था। बताओ वरना, टाइगर ने कुर्राते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, रजब अली को मालूम होगा, वो उसका खास आदमी है, शराफत खान ने चीखते हुए कहा। रजब अली कौन है? तफसील बताओ, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। रजब अली सेठ अकमल का खास आदमी है। सेठ अकमल तमाम जराइब रजब अली के जरिए कराता है। वो उसके ऐसे तमाम बिजनेस को संभालता है। लाठों मोहल्ले में उसका अड्डा और होटल है, शराफत खान ने जवाब दिया और फिर टाइगर के पूछने पर उसने रजब अली के बारे में तमाम तफसील बता दी। इस रजब अली का फ़ोन नंबर क्या है? टाइगर ने पूछा तो शराफत खान ने फ़ोन नंबर बता दिया और टाइगर का खंजर वाला हाथ एक बार फिर हरकत में आया और खंजर दस्ते समेत शराफत खान के सीने में उतरता चला गया। उसके साथ ही टाइगर तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आ गया। उसने दोनों कारें चेक की। एक कार की में चाबियां मौजूद थीं। टाइगर ने फाटक खोला और फिर कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया और चंद लम्हों बाद वो कार लिए इस इमारत से निकला और नापुख्ता सड़क पर उसे दौड़ाता हुआ मेन रोड पर पहुंच गया। वो शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर था और फिर इसने कार को दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ा दिया। वो अब जल्द अज जल्द जॉनसन क्लब पहुंचना चाहता था ताकि वहां से अपनी कार हासिल करे और फिर वो इस रजब अली के अड्डे पर छापा मारे। उसे यकीन था कि इस रजब अली ने उसे सेठ अकमल के बारे में मालूम कर हो जाएगा। वैसे उसे अब यकीन आ गया था कि सेठ अकमल मुल्क से बाहर नहीं है बल्कि यहीं छुपा हुआ है और उसे यकीन था कि वो इस रजब अली से असल बात उगलवा लेगा। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब के मुतालिया में मसरूफ़ था। वो दानिस्ता 4 स्टार्स के साथ ना किया था क्योंकि आम गुंडों और बदमाशों से यकतरफा तौर पर लड़ने पर इसका मूड ना बन रहा था। उसे मालूम था कि टाइगर और 4 स्टार्स मिलकर ये कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे, इसलिए वो 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर से वापस अपने फ्लैट में आ गया। सुलेमान किसी काम के लिए कोठी से गया हुआ था। इस वक्त इमरान अकेला मौजूद था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। अलबत्ता इसकी नज़रें किताब पर जमी हुई थी। जॉनसन क्लब से जॉनसन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से अजनबी सी आवाज़ सुनाई थी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। फरमाइए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
ٹائیگر آپ کا شاگرد ہے، اسے میرے کلب کی پارکنگ سے اغوا کر لیا گیا ہے اور اغوا کرنے والے مشہور پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروپ ہے۔ اس کا سرغنہ شرافت خان نامی ایک ٹرانسپورٹر ہے، انتہائی خطرناک اور بے رحم آدمی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو یہ بات کی اطلاع دی کہ آپ کو اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، جانسن نے کہا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ٹائیگر میرا انتہائی قریبی دوست ہے، اس نے مجھے خود آپ کے بارے میں بتایا تھا، اور ویسے بھی میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کی وجہ سے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، دوسری طرف سے جانسن جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس گروپ کا اڈہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ٹرک اڈے پر ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ خود ان کے خلاف کام نہیں کر سکتے، جبکہ آپ ٹائیگر کے دوست بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور اسے آپ کے کلب سے ہی اغوا کیا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، میں کلب چلاتا ہوں، میں کھل کر سامنے نہیں آ سکتا، جانسن نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، ٹائیگر ترنے والا نہیں ہے، وہ اپنا تحفظ خود کر لے گا۔ آپ کی اطلاع کا بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور کوریڈور دبا دیا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ صدیقی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی تھی۔ ٹائیگر کہاں ہے صدیقی؟ وہ تو تمہارے ساتھ تھا، عمران نے کہا۔ ہم واپس آ گئے ہیں عمران صاحب، کیونکہ سیٹھ اکمل کے بارے میں حتمی طور پر معلوم ہوا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ ٹائیگر ہم سے علیحدہ ہو کر چلا گیا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ مجھے جانسن کلب کے جانسن کا فون آیا ہے کہ ٹائیگر کو اس کے کلب کی پارکنگ سے پیشہ ور قاتلوں کے ایک گروپ، جس کے سرغنہ کا نام شرافت خان ہے، اغوا کر لیا ہے، لیکن جانسن خود سامنے نہیں آنا چاہتا۔ اس نے بتایا کہ شرافت خان ٹرانسپورٹر ہے اور ٹرک اڈے پر رہتا ہے، عمران نے کہا۔ کیا وہ بچے والے کیسوں کے سلسلے میں اغوا ہوا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ اب یہ تو مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے وہی سلسلہ ہو، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ٹائیگر کا کوئی زیر زمین دنیا کا سلسلہ ہو، عمران نے کہا۔ تو کیا ہم اس گروپ کے خلاف کارروائی کریں؟ صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹائیگر اگر ان عام گروپوں کے ہاتھوں مر سکتا ہے تو پھر اسے مر ہی جانا چاہیے۔ میں نے تو صرف اس لیے فون کیا ہے تاکہ پوچھ سکوں کہ تمہارے ساتھ وہ گیا تھا، پھر علیحدہ کیوں ہو گیا، عمران نے کہا۔ ہم نے بھی یہی سوچ کر 4-5 روز بعد آپریشن کریں گے، اس لیے ہم واپس آ گئے تھے، صدیقی نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اس نے جلدی سے الماری کھول کر اس میں سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر میز پر رکھ دیا، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اسے آن کر کے بار بار کال دینی شروع کر دی، لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائیگر کو بے ہوش کر دیا ہوگا، اس لیے وہ کال کا جواب نہیں دے رہا۔ اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر ایک بار کتاب اٹھا لی۔ اسے معلوم تھا کہ ٹائیگر کا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت نہیں آیا تو وہ اس عام سے گروپ سے مار نہیں کھا سکتا، لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر ظاہر ہے عمران تو کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے وہ دوبارہ کتاب کے مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات موجود تھے۔ پھر تقریباً 1.5-2 گھنٹوں بعد جب اس نے کتاب ختم کر کے اسے بند کیا اور میز پر رکھا تو اسے ٹائیگر کا خیال آ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا اور ایک بار پھر کال دینا شروع کر دی۔ یس ٹائیگر اٹینڈنگ، اوور۔ کچھ دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ ٹائیگر کے لہجے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ اس گروپ کو کور کر چکا ہے۔ کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ میں دارالحکومت سے باہر ہوں اور اب دارالحکومت واپس آ رہا ہوں، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ شرافت خان کے گروپ کا کیا ہوا جس نے تمہیں جانسن کلب کی پارکنگ سے اغوا کیا، جو پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے، اوور، عمران نے کہا۔ باس آپ کو کیسے علم ہوا ہے، اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ مجھے تمہارے دوست جانسن کلب کے مالک جانسن نے فلیٹ پر فون کر کے بتایا تھا، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹائیگر ترنے والا نہیں ہے، وہ خود ہی ان سے نپٹ لے گا۔ یہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ میں نے تمہیں ٹرانسمیٹر پر کال بھی کیا تھا لیکن تم نے کال اٹینڈ نہیں کی، اوور، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ٹائیگر نے پوری تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ سیٹھ اکمل ملک سے باہر نہیں ہے، یہیں کہیں چھپا ہوا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، اور رجب علی اس کا خاص آدمی بتایا گیا ہے۔ میں اب اس رجب علی کے پاس جا رہا تھا تاکہ اس سے معلوم کر کے اس سیٹھ اکمل کو پکڑا جائے، اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر کہو تو میں صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو بھیج دوں وہاں، اوور، عمران نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے باس، میں اسے کور کر لوں گا، اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن سیٹھ اکمل پر تم نے خود
ریڈ نہیں کرنا بلکہ مجھے اس بارے میں بتانا ہے۔ ایسے آدمی کے کرتوت پبلک کے سامنے لانے ضروری ہوتے ہیں۔ اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گا، مجھے آپ جیسے حکم دیں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر اسے اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان واپس آ گیا۔ سلیمان، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے کمرے میں آ کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تم کوٹھی گئے تھے، اماں بی کی طبیعت کیسی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اللہ کا فضل ہے صاحب، بڑی بیگم صاحبہ ٹھیک ہیں، آپ کے بارے میں انہوں نے مجھ سے تفصیل سے پوچھا تھا، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسی تفصیل؟ کیا پوچھا تھا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ یہی کہ آپ فلیٹ میں کیا کرتے ہیں، باہر کہاں کہاں جاتے ہیں اور کون کون آپ سے ملنے فلیٹ پر آتا ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے کیا جواب دیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے بڑی بیگم صاحبہ کے سامنے میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اس لیے جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا، سلیمان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا سچ بتایا ہے؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے بڑی بیگم صاحبہ کو بتایا ہے کہ آپ یا تو سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں یا پھر فلیٹ میں بیٹھے کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور اس دوران مسلسل چائے پیتے رہتے ہیں، اور اگر چائے نہ دی جائے تو سخت ناراض ہو جاتے ہیں، زیادہ تر کھانا باہر ہی کھاتے ہیں اور باہر ہی رہتے ہیں، سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں آوارہ گردی کرتا ہوں؟ یہ سچ ہے، بولو۔ میں کھانا ہوٹلوں میں کھاتا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ اور یہ مسلسل چائے والی بات کیوں کی تم نے؟ تیسرے چوتھے کپ پر تم چائے بنانے سے صاف انکار کر دیتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم نے سچ بولا ہے، عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے سچ بولنے کے ساتھ ہی ایک لفظ کبھی بھی کہہ دیا تھا، اس لیے تو بڑی بیگم صاحبہ خاموش ہو گئی، ورنہ تو شاید اب تک آپ کا اصل سچ کے نتائج بھی بھگت چکے ہوتے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ تمہارے منہ سے یہ باتیں سننے کے باوجود اماں بھی تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی، بے حد شکریہ، اب اس کبھی کبھار کو میں خود بھگت لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بڑا آدمی انتہائی ظالمانہ، سنگین اور خوفناک جرم کرے تو اسے پبلک کے سامنے کیسے لایا جا سکتا ہے، عمران نے پوچھا۔ یہ جرائم کرتے ہی بڑے آدمی ہیں، غریب آدمی کو تو روٹی کمانے سے فرصت نہیں ملتی، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج کل 4 سٹارز کس جرم کے خلاف کام کر رہی ہے، عمران نے کہا۔ کوئی سماجی برائی ہوگی، سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے اس سے بچوں کی آنکھیں نکال کر یورپ میں فروخت کرنے اور انہیں ہلاک کر کے زمین میں دفن کر دینے کی تفصیل بتا دی تو سلیمان کے چہرے پر انتہائی کرب کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ، اس قدر خوفناک اور ظالمانہ جرم، ایسے لوگوں کو تو عبرتناک موت مرنا چاہیے، سلیمان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس سارے کام کے پیچھے یہاں کا ایک بڑا سیٹ ہے جس کا نام اکمل سیٹ ہے، موت تو بہرحال اسے آنی ہے، لیکن عام موت تو اس کے اس سنگین ترین بلکہ ہارڈ کرائم کے مقابلے میں کوئی سزا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص ایسے جرم کرتا ہے، عمران نے کہا۔ صاحب، ایسے جرائم کی تفصیل جب عام لوگوں کے سامنے آتی ہے تو حقیقتاً ان کا انسانیت سے یقین اٹھ جاتا ہے، اس لیے ایسے جرائم کی پبلسٹی کم سے کم ہونی چاہیے، لیکن ایسے مجرموں کو انتہائی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا کہ ان کا نام ہی لوگوں کے لیے نفرت کا نشان بن جائے، سلیمان نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس جرم کی تفصیل نہ بتائی جائے، عمران نے کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں کہ ایسے جرائم کو سرے سے ظاہر ہی نہ کیا جائے، بلکہ ایسے جرائم کی تفصیلات کو باقاعدہ ڈرامہ بنا کر لوگوں کو سامنے لایا جائے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ جواب دیتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور سلیمان واپس چلا گیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے، عمران نے چونک کر پوچھا۔ رجب علی کے مطابق یہ سیٹ اکمل ملک سے باہر ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب رجب علی کہاں ہے، عمران نے پوچھا۔ میں نے اس کے مخصوص اڈے پر ہی فون کر رہا ہوں، وہ بے ہوش پڑا ہے، مجھے یہاں تقریباً 10 بدماشوں کو ہلاک کرنا پڑا، تب جا کر رجب علی سامنے آیا۔ میں نے اسے ہر لحاظ سے پوچھ گچھ کی ہے، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے کہ سیٹ اکمل ملک سے باہر ہے۔ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ آپ سے پوچھ لوں کہ اسے گولی مار کر ختم کر دوں یا زندہ رکھوں، ٹائیگر نے کہا۔ تم اسے اٹھا کر 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر لے آؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا کیا تو عمران نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔
सेठ अकमल पॉइंट 3 में बने हुए अपने मखसूस ऑफिस में बैठा टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहा था कि अचानक पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। तो इस तरह उछला जैसे फोन की घंटी के बजाय अचानक बम फट पड़ा हो। वो इसी तरह हैरत भरी नजरों से फोन को देख रहा था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि फोन की घंटी वाकई ही बज रही है, क्योंकि इस फोन नंबर का इल्म सिर्फ उसकी जात के अलावा और किसी को ना था। हत्ता कि इसके खास आदमी रजब अली को भी इसका इल्म ना था। गो रजब अली को मालूम था कि वो पॉइंट 3 पर है, लेकिन उसे भी पॉइंट 3 की तफसीलात का इल्म ना था। वो खुद जिससे चाहता फ़ोन कर लेता, लेकिन ये फ़ोन नंबर उसने किसी को ना बताया था। यही वजह थी कि वो फ़ोन की घंटी बजने पर इस तरह हैरान हो रहा था जैसे कोई बम फट पड़ा हो, और फिर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, सेठ अकमल ने एक लफ्ज़ बोलते हुए कहा। जॉनसन क्लब से जॉनसन बोल रहा हूँ, सेठ अकमल से बात कराएं। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई थी तो सेठ अकमल ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि जॉनसन का सुनकर उसकी हैरत दूर हो गई। जॉनसन को ना सिर्फ यहाँ के बारे में इल्म था, बल्कि ये जगह उसे जॉनसन ने अपने नाम से लेकर दी थी। सेठ अकमल बोल रहा हूँ, तुमने यहाँ कैसे फ़ोन किया? सेठ अकमल ने कहा, मेरा अंदाज़ा था कि आप यहाँ हो सकते हैं। दूसरी तरफ से जॉनसन ने कहा, कैसे अंदाज़ा लगाया तुमने? सेठ अकमल ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, इसलिए कि आपके बारे में सब यही बता रहे हैं कि आप मुल्क से बाहर हैं, लेकिन मुझे इल्म है कि आप मुल्क से बाहर जाने से पहले कम से कम मुझे बता कर जाते हैं, इसलिए मेरा ख्याल था कि आप यहाँ मौजूद होंगे। दूसरी तरफ से जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा, फ़ोन करने की कोई ख़ास वजह? सेठ अकमल ने कहा, आपने टाइगर के खिलाफ शराफत खान ग्रुप को हायर किया था। जॉनसन ने कहा, हाँ, क्यों? सेठ अकमल ने चौंक कर पूछा। उन्होंने टाइगर को मेरे क्लब की पार्किंग से अगवा किया और ले गए, लेकिन बाद में रिपोर्ट मिली है कि शराफत खान को अपने 4 साथियों समेत दारुल हुकूमत से बाहर एक इमारत में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है, और इसका बाकी ग्रुप खौफ के मारे दारुल हुकूमत से ही फरार हो गया है। जॉनसन ने कहा, इसका मतलब है कि टाइगर ने उल्टा उन्हें हलाक कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? एक आदमी कैसे उन्हें हलाक कर सकता है? वो तो बेहद तेज और अफवाह लोग थे। सेठ अकमल ने हैरत भरे लहजे में कहा, आपके खास आदमी रजब अली का भी यही हशर हुआ है। इसके खसूसी अड्डे पर कत्ले आम कर दिया गया और रजब अली को भी अगवा करके ले जाया गया है, और जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है ये काम भी टाइगर ने किया है। जॉनसन ने कहा, टाइगर ने? अकेले टाइगर ने? वेरी स्ट्रेंज। ये किस टाइप का आदमी है? क्या यह माफूकुल फितरत है? सेठ अकमल ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो इंतहाई तेज तर्रार आदमी है सेठ साहब। आपने इसके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। वो आम गुंडों, बदमाशों और पेशावर कातलों के बस का रोग नहीं है। आपने इसे हलाक ही कराना था तो आप मुझे बता देते। जॉनसन ने कहा, मुझे तो यही बताया गया है कि वो भी एक बदमाश है। क्या वो कोई ख़ास आदमी है? सेठ अकमल ने कहा, जी हाँ, वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट अली इमरान का शागिर्द है, और अली इमरान ने इसकी खसूसी ट्रेनिंग की हुई है। और मैंने इसलिए आपको कॉल की है कि क्या रजब अली को आपकी यहाँ मौजूदगी के बारे में इल्म है या नहीं? जॉनसन ने कहा, नहीं, उसे ये तो मालूम है कि मैं पॉइंट 3 पर हूँ, लेकिन वो भी पॉइंट 3 की लोकेशन नहीं जानता, और ना ही उसे यहाँ के फ़ोन नंबर का इल्म है। सेठ अकमल ने कहा, लेकिन सेठ साहब, आप कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? जॉनसन ने कहा, मेरा ख्याल था कि टाइगर को हलाक कर दिया जाएगा तो मैं सामने आ जाऊँगा, लेकिन अब तुमने जो कुछ बताया है उसके बाद तो वाकई मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? सेठ अकमल ने कहा, टाइगर के हलाक होने से आपका मसला हल हो जाएगा। जॉनसन ने कहा, हाँ, बिज़ाहिर तो हो जाएगा। वैसे उसका उस्ताद, वो क्या नाम बता रहे थे तुम? अली इमरान। अगर वो भी हलाक हो जाए तो फिर मामला मुकम्मल तौर पर निपट सकता है। सेठ अकमल ने कहा, इन दोनों के लिए आपको किसी गैर मुल्की ग्रुप को हायर करना पड़ेगा जो वाकई ही इनका खात्मा कर सके। ये लोग यहाँ के मकामी लोगों के बस के बंदे नहीं हैं। जॉनसन ने कहा, तो तुम ऐसा करो जिसे तुम मुनासिब समझो, हायर करके उनका खात्मा करा दो। सेठ अकमल ने कहा, एक शर्त पर ऐसा हो सकता है सेठ साहब। जॉनसन ने कहा, कौन सी शर्त? सेठ अकमल ने चौंक कर पूछा। जॉनसन क्लब में आपका जो शेयर है वो आप छोड़ दें। जॉनसन ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि मुकम्मल जॉनसन क्लब तुम्हारी मलकियत पर आ दूं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम इन दोनों को वाकई ही हलाक करा दोगे? सेठ अकमल ने कहा, मेरे बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। इस तरह ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, बल्कि आपके तमाम बिजनेस भी दोबारा चल सकते हैं, जबकि इस टाइगर और इमरान ने आपका पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ना। जॉनसन ने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है। सेठ अकमल ने कहा, तो मैं अपना आदमी भेज दूँ आपके पास, आप कागजात पर दस्तखत कर दें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। सिर्फ 2 दिन के अंदर उन दोनों की लाशें आपके सामने पड़ी होंगी। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके ठीक है, भेज दो।
सेठ अकमल ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। तुम बेफिक्र रहो जॉनसन, मेरा काम हो जाए फिर देखना तुम्हारा क्या हशर होता है। मुझे ब्लैकमेल करने वाला इबरतनाक मौत का शिकार होता है, सेठ अकमल ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी ऑफ किया और उठकर कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि आने वाले को वहीं फाटक पर ही दस्तखत करके फारिग कर दे। इमरान 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर के बड़े कमरे में मौजूद था। टाइगर और 4 स्टार्स भी वहां मौजूद थे। इमरान के पेशाने पर शिकनों का जाल सा फैला हुआ था क्योंकि रजब अली ने जो कुछ बताया था उससे ये तो हतमी तौर पर तय हो गया था कि सेठ अकमल मुल्क से बाहर नहीं है बल्कि यहीं कहीं छुपा हुआ है। रजब अली ने बताया था कि वो पॉइंट 3 पर मौजूद है लेकिन पॉइंट 3 के बारे में उसे भी इल्म नहीं था। इमरान ने ये तमाम मालूमात इसके लाशऊर से बराह रास्त हासिल की थी क्योंकि टाइगर जिस हालत में रजब अली को लेकर आया था इस हालत पर उसे मजीद तशद्दुद बेकार था। गो इमरान ने उसके लाशऊर से ये मालूमात हासिल करने के बाद उनका खात्मा कर दिया था। लेकिन अब मसला ये था कि पॉइंट 3 को कैसे ट्रेस किया जाए और ये बात किसकी समझ में ना आ रही थी और शायद इस सोच विचार के नतीजे में इमरान की पेशानी पर शिकनों का जाल फैला हुआ था कि अचानक इमरान के एक ख्याल के तहत चौंक पड़ा। तुमने सेठ अकमल के ज़ाती ऑफिस की तलाशी ली थी? इमरान ने सदीकी से पूछा। ज़ाती ऑफिस? आपका मतलब उसकी रहायशगाह से है तो वहाँ की हमने मुकम्मल और तफसीली तलाशी ली। वहाँ ऑफिस टाइप की कोई चीज़ नहीं है और जहाँ तक उसके पेशावराना ऑफिस का ताल्लुक है तो वो वहाँ जाता ही नहीं। उसके मैनेजर्स ही सारा काम करते हैं। अलबत्ता उसकी रहायशगाह के तमाम मुलाजमीन का एक ही कहना था कि वो मुल्क से बाहर है। सदीकी ने जवाब देते हुए कहा, इसके बीवी बच्ची क्या उसके साथ नहीं रहते? इमरान ने चौंक कर पूछा। इसके मुलाजमों ने बताया है कि वो शादीशुदा नहीं है, सदीकी ने जवाब देते हुए कहा। ऐसे लोग जो इस किस्म के संगीन जराइम में मुलव्विस होते हैं किरदार के लिहाज से वो इंतहाई घटिया होते हैं। इसलिए या तो उसने कोई ख़ास औरत रखी हुई होगी या फिर वो कहीं जाकर अपने घटिया किरदार का मुजाहरा करता होगा, इमरान ने कहा। मैंने उसके मुलाजमीन में से इस बारे में भी पूछ-गुछ की थी इमरान साहब, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता सके। उन्हें सिर्फ इस रहायशगाह के बारे में इल्म था। बाहर वो क्या करता है, कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता, उन्हें वाकई ही कोई इल्म नहीं था और उनके मुताबिक इस रहायशगाह पर कभी कोई औरत उसके साथ नहीं आई थी, सदीकी ने जवाब दिया। बॉस, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बारे में मालूम करूं, टाइगर ने कहा। कैसे मालूम करोगे? इमरान ने चौंक कर पूछा। यहाँ एक खुफिया क्लब है जिसे सीक्रेट क्लब या एस क्लब कहा जाता है। वहाँ बड़े बड़े सेठ, स्मगलर, जराइम पेशा अफराद, सनतकार, जागीरदार और आला अफसरान आते जाते रहते हैं। वहाँ खुफिया तौर पर उन्हें हर वो सहूलत मुहैया की जाती है जो वो चाहते हैं और उसे इंतहाई खुफिया रखा जाता है। अगर सेठ अकमल का किरदार गलत होगा तो वो लाजिमन इस क्लब में आता जाता रहता होगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्या उन्हें मालूम होगा कि वो इस वक्त कहाँ है? इमरान ने कहा। हाँ, वाकई उन्हें ये बात तो मालूम नहीं होगी, टाइगर ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा। जब तुम कह रहे हो कि वो सीक्रेट क्लब है तो फिर तुम्हें कौन बताएगा सेठ अकमल के बारे में? इमरान ने कहा। वहाँ एक सुपरवाइज़र है जॉनी, वो मेरा दोस्त इसलिए है कि मैं उसे भारी रकूमात देकर उसे ज़रूरी मालूमात हासिल करता रहता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, उसे फ़ोन करो, शायद कोई ऐसी बात मालूम हो जाए जिससे हम आगे बढ़ सकें, वरना इस वक्त तो हालत ये है कि हर तरफ दीवारें ही दीवारें नजर आती हैं, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने खुद ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। एस क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। 3T बोल रहा हूँ, सुपरवाइजर जॉनी से बात कराओ, टाइगर ने कहा। होल्ड करे, उसी तरफ से कहा गया। हेलो जॉनी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। 3T बोल रहा हूँ जॉनी, स्पेशल नंबर पर पहुँच जाओ, तुम्हारे लिए भारी रकम तैयार है, टाइगर ने कहा। ओह तुम, अच्छा ठीक है, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। तो टाइगर ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद उसने दोबारा रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन चूंकि पहले ही प्रेस था इसलिए उसका दोबारा प्रेस करने की ज़रूरत ना थी। यस, राब्ता कायम होते ही जॉनी की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ जॉनी, टाइगर ने कहा। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? जॉनी ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई ख़ास बात है? टाइगर ने पूछा। तुम मेरे अच्छे फाइनेंसर हो टाइगर, और मुझे तुम्हारे बारे में इंतहाई तशवीशनाक इत्तला इत्फाकन मिली है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जॉनी ने कहा। क्या इत्तला मिली है? टाइगर ने कहा। तुम्हें और तुम्हारे उस्ताद अली इमरान को हलाक करने के लिए दारुल हुकूमत के सबसे ख़तरनाक ग्रुप क्राइस की खिदमात हासिल की गई हैं, और तुम अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि क्राइस ग्रुप इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई तेज़ रफ्तार ग्रुप है।
वो अब पूरे दारुल हुकूमत में तुम्हें और तुम्हारे उस्ताद को तलाश कर रहे होंगे, और जैसे ही उन्हें तुम्हारे बारे में कोई इत्तला मिली वो इस पूरी इमारत को ही मिसाइलों से उड़ा देंगे जहां तुम या तुम्हारा उस्ताद मौजूद होगा। अगर तुम कार में होगे तो इस कार को उड़ा दिया जाएगा। ये लोग इसकी परवाह नहीं करते कि इस तरह और कितने अफराद हलाक होते हैं, जॉनी ने कहा। क्राइस ग्रुप को किसने हमारे खिलाफ हायर किया है, टाइगर ने पूछा, और इमरान ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे उसे टाइगर का सवाल पसंद आया हो। तुम्हें मालूम तो है कि ये बातें सीक्रेट होती हैं। मुझे क्राइस के एक आदमी ने बताया है। वो तुम्हारे बारे में मालूम करने मेरे पास आया था। वो मेरा दोस्त भी है, इसलिए मैंने उससे बता दिया कि वो क्यों तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैंने उससे बताया कि तुम कभी कभार यहाँ आते हो, जॉनी ने कहा। तुम्हें मालूम है कि इस क्राइस ग्रुप का चीफ कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टाइगर ने कहा। अरे हैरत है, तुम्हें नहीं मालूम? इसका चीफ मारूम गैंगस्टर रॉबिन है, ईस्टवुड क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आदमी, जॉनी ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है। ये बताओ कि सेठ अकमल को जानते हो, टाइगर ने पूछा। सेठ अकमल? हाँ जानता हूँ। क्यों, जॉनी ने कहा। वो किसी खुफिया जगह पर छुपा हुआ है और मैं उसे एक पार्टी के लिए तलाश कर रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा मुआवजा मिल सकता है अगर तुम उसके बारे में कोई हतमी मालूमात मुहैया कर दो, टाइगर ने कहा। नहीं, वो कभी कभार ही यहाँ आता है, उसके बारे में मुझे किसी तफसील का इल्म नहीं। वैसे भी वो एक गैर अहम सा आदमी है, जॉनी ने कहा। ओके, इस इतला का शुक्रिया, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। यकीनन इस सेठ क्लब ने ही इस क्राइस ग्रुप को हमारे खिलाफ हायर किया होगा, और क्राइस ग्रुप का चीफ जानता होगा कि सेठ अकमल कहाँ है, इसलिए अब उसे घेरना पड़ेगा, इमरान ने कहा। आप और टाइगर नहीं रहे, हम जाकर उससे कवर करते हैं, सदीकी ने कहा। अरे नहीं, पहले भी तुम्हारे साथ नहीं गया था, इसलिए तुम लोग नाकाम वापस लौटे थे। अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जब तक तुम दारा साथ ना हो। 4 स्टार्स लंडोरे ही रहते हैं, इमरान ने कहा तो सदीकी और उसके साथी बेख्तियार हंस पड़े। रॉबिन लंबे कद और भारी जिस्म का मालिक था। उसका चेहरा लंबूतरा और पेशानी तंग थी और सर पर घुंघरियाले बाल थे। उसके चेहरे पर जख्मों के मंदबिन निशानात काफ़ी तादाद में थे, जिनकी वजह से उसका चेहरा देखकर फौरन ये एहसास होता था कि रॉबिन लड़ने भिड़ने वाला आदमी है। वो अपने क्लब के तहखाने में बने हुए अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि सामने रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो रॉबिन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉबिन ने धारते हुए लहजे में कहा और इसी लहजे में बात करने का आदी था। टोनी बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, क्यों फ़ोन किया है? रॉबिन ने इस तरह धारते हुए लहजे में कहा। आपके दोस्त जॉनसन क्लब के जॉनसन का फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहता है, टोनी ने इसी तरह सहमे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। जॉनसन? अच्छा कराओ बात, रॉबिन ने चौंक कर कहा। हेलो, जॉनसन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा कतरे बेतकल्फाना था। रॉबिन बोल रहा हूँ। कैसे फ़ोन किया है? रॉबिन ने अपनी तरफ से नरम लहजे में बात की, लेकिन उसके बावजूद इसके लहजे में कड़ाहट नुमाया थी। एक काम तुम्हारे ग्रुप को देना चाहता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो रॉबिन चौंक पड़ा। कौन सा काम? क्या मतलब? रॉबिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ अंडरवर्ल्ड में एक आदमी काम करता है, इसका नाम टाइगर है। वो जुराइम के आला तबकों में मौत करता है। एक और आदमी है जिसका नाम अली इमरान है और इस टाइगर का उस्ताद है, और किंग वुड के फ्लैट नंबर 200 में अपने एक बावर्ची के साथ रहता है। ये इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और इंतहाई खतरनाक एजेंट समझा जाता है। मैं इन दोनों को जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हलाक कराना चाहता हूँ, जॉनसन ने कहा। Like, comment, share, press the bell icon